सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आशा है कि 12 दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम यूजीसी नेट का काफ़ी अच्छा रहा होगा। आज हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करेंगे, जिसमें हम यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस होता है उसमें जो है 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट में जो है आपके निम्न आते हैं। जैसे पहला आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो सिलेबस रहेगा ये रहेगा। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका, ये हिंदी में है, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है ये रहेगा आपका। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स रहेगा। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का जो सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा, डिस्कस करेंगे अभी। और फोर्थ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। और उसके बाद अगला है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, 5th यूनिट। और यूनिट नंबर 6 है पब्लिक इकोनॉमिक्स। यूनिट नंबर 7 है मनी एंड बैंकिंग। एंड यूनिट नंबर 8 है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और उसके बाद यूनिट नंबर 9 है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। उसके बाद यूनिट नंबर 10 है आपका इंडियन इकोनॉमी। तो हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट से जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। तो समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है। पहला है आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरा रहेगा आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। एंड तीसरा रहेगा आपका, जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में जो है हम पढ़ेंगे आपका नॉन कोऑपरेटिव गेम एंड कोऑपरेटिव गेम्स। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट ढांचा यानी बाजार के ढांचे के बारे में जानेंगे। यानी परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली के बारे में जानेंगे। उसके बाद अगला है आपका कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एंड दियर इफिशिएंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं इसके बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा फैक्टर प्राइसिंग के बारे में जानेंगे। और उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में समझेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इफिशिएंसी क्राइटेरिया, पेरेटो ऑप्टिमलिटी, कैल्डोर हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यानी अगला टॉपिक क्या रहेगा, इफिशिएंसी क्राइटेरिया, पेरेटो ऑप्टिमलिटी, कैल्डोर हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल थ्योरम्स एंड सोशल वेलफेयर फंक्शन, ये रहेगा। और उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजार्ड। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो है हिंदी में माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस रहेगा यूजीसी नेट पीजीटी के लिए। और ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं एंड उसके बाद आपका रहेगा आपका उसका कौन कौन से मेजरमेंट हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल एंड क्लासिकल एंड केंजियन अप्रोच, यानी कि जो है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में जो है क्लासिकल एंड केंजियन का क्या व्यू था, इसके बारे में जानेंगे। एंड जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कंजम्पशन फंक्शन, और उसके बाद अगला रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यानी निवेश फलन किसे कहते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर थ्योरी, एंड उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डिमांड फॉर मनी, ठीक है। और उसके बाद अगला सप्लाई ऑफ मनी जानेंगे। फिर जानेंगे हम ISLM मॉडल अप्रोच, फिर जानेंगे इन्फ्लेशन एंड फ्लिप्स कर्व एनालिसिस, फिर जानेंगे बिजनेस साइकिल, फिर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में जानेंगे। फिर अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक। ये था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, और ये है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का सिलेबस। स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा पहला प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, मोमेंट्स एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो अगला है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग यानी सैम्पलिंग मेथड के बारे में जानेंगे, नॉन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से हैं। उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। एंड उसके बाद जो हम जानेंगे आपका वो जानेंगे रिग्रेशन मॉडल एंड दियर प्रॉपर्टीज। रिग्रेशन मॉडल के मॉडल कौन कौन से हैं और उसके बारे में उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं। ब्लू कब होता है, यानी बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर कब होता है, इसके बारे में जानेंगे। हेटेरोस्केडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन, मल्टीकोलिनिटी, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आपका आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है उसके बारे में जानेंगे। एंड जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। इसमें हम जानेंगे रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव मॉडल। उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल के बारे में। और नेक्स्ट हमारा रहेगा टाइम सीरीज एनालिसिस। अब बात करते हैं आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सेट फंक्शन एंड कंटिन्यूटी सीक्वेंस सीरीज, सेट फंक्शन एंड कंटिन्यूटी सीक्वेंस सीरीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। और अगला टॉपिक रहेगा लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस। और नेक्स्ट स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर एप्लीकेशन। और उसके बाद इनपुट आउटपुट मॉडल एंड लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, इसके बारे में जानेंगे। एंड अगला हम जानेंगे डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कौन से हैं एंड विथ एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से हम क्या जानेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। एंड एनालिटिक्स टूल्स, इसके एनालिटिक्स टूल कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद जो है हम जानेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि कौन कौन सी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरियाँ हैं, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जो है इंटरनेशनल ट्रेड किस प्रकार से होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP के बारे में जानेंगे। एंड कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत हम जानेंगे कंपोजिशन किस प्रकार से होता है, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम किस प्रकार होता है। एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कि BOP को किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज कौन कौन सी, एक्सचेंज विनिमय दर की कौन कौन सी थ्योरियाज हैं, इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे।
और उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय दर जिसे कहते हैं, और उसमें हम जानेंगे आर्बिट्रेज किसे कहते हैं, गेन्स फ्रॉम ट्रेड यानी किस प्रकार से जो है प्रॉफिट होता है ट्रेड करने से, और टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, एंड ट्रेड मल्टीप्लायर यानी जो है व्यापार गुणक जिसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर टू ट्रेड, यानी ट्रेड के करने में जो है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन कौन से हैं, एंड उसके बाद हम जानेंगे डंपिंग क्या है, फिर जानेंगे गेट, WTO एंड रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, गेट के बारे में यानी जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड के बारे में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में, और उसके बाद रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ट्रेड पॉलिसी इशूज यानी ट्रेड से रिलेटेड कौन कौन से पॉलिसी इशूज हैं हम जानेंगे, और उसके बाद IMF एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। IMF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है यानी, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक क्या है, ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत जो है इनको जो है ब्रेटन ट्विंस भी कहा जाता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और अगला हम पढ़ेंगे आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स, यूनिट नंबर 6 है आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में जो है हम जानेंगे मार्केट फेलियर एंड रेमेडियल मेजर, यानी कि मार्केट फेलियर जो है किस प्रकार से मार्केट फेल होता है, उसके उपचार कौन से हैं, रेमेडियल मेजर कौन कौन से हैं, उसमें हम जानेंगे असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक गुड एंड एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड कौन कौन से हैं, एक्सटर्नलिटी क्या है, फिर जानेंगे हम रेगुलेशन ऑफ मार्केट, किस प्रकार से जो है मार्केट का रेगुलेशन होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कॉल्यूशन एंड कंज्यूमर वेलफेयर, कॉल्यूशन एंड कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में जानेंगे। अगला हम जानेंगे पब्लिक रेवेन्यू, सार्वजनिक आय की जिसे बात करते हैं, पब्लिक रेवेन्यू किस प्रकार से एकत्रित होता है इसके बारे में, जिसमें हम जानेंगे आपका टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किसे कहते हैं, और इंसिडेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पब्लिक डेब्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, पब्लिक डेब्ट और उसके मैनेजमेंट कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे आपका पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर, यानी सार्वजनिक बजट जिसे कहते हैं, जो बजट पेश किया जाता है उसके बारे में, एंड बजट मल्टीप्लायर क्या है इसके बारे में। फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशन के बारे में जानेंगे। फिस्कल पॉलिसी पार्ट है आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स का, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पार्ट है आपका मनी एंड बैंकिंग का, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा यानी यूनिट है वो है आपका यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, इसके क्या क्या फंक्शन हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे आपका कॉमर्शियल बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग क्या है यानी वाणिज्यिक बैंकिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे आपका इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वर्किंग इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि कौन कौन से जो है मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या क्या वर्क करती है। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे आपका कैपिटल मार्केट एंड इस रेगुलेशन, कैपिटल मार्केट क्या है और इसका रेगुलेशन जो है किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगला जो यूनिट नंबर 8 है, यूनिट नंबर 8 है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हम जानेंगे आपका इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। उसके बाद थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि कौन कौन सी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की थ्योरियाँ हैं, जैसे एडम स्मिथ की थ्योरी,
उसके बाद रिकार्डो की थ्योरी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, शुम्पीटर की थ्योरी, रोस्टो की बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ, बिग पुश थ्योरी या बिग पुश अप्रोच के बारे में जानेंगे। अगला हम जानेंगे आपका मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल कौन कौन से हैं, जैसे हैरड डोमर मॉडल के बारे में जानेंगे, सोलो के मॉडल के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे आपका रॉबिन्सन और कार्डोर मॉडल के बारे में। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस में हम जानेंगे आपका डिसएम्बॉडीड क्या है, एम्बॉडीड क्या है, या उसके बाद हम जानेंगे एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल यानी अंतर्जात जो ग्रोथ मॉडल है इसके बारे में। फिर हम जानेंगे आपका इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए जो है कौन कौन से इंडिकेटर हैं, कौन कौन से डायमेंशन हैं उसके बारे में। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम जानेंगे आपका खासतौर पर आपका क्या कहते हैं PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। उसके बाद दूसरा हम जानने का प्रयास करेंगे HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे आपका SDG जो है SDG गोल हैं 16 वो कौन कौन से हैं इसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसके बारे में। एंड उसके बाद जो है हम जानेंगे आपका पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, यानी कि पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी से के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और उसके क्या मेजरमेंट हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आपका सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में क्या आएगा आपका हेल्थ सेक्टर क्या है, एजुकेशन का क्या स्थिति है, और उसके बाद जेंडर क्या है ना, इसके बारे में। अब बात करेंगे आपका यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 की बात करें इसमें हम जानेंगे आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। क्या जानेंगे? इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, इन्वायरमेंटल एज ए पब्लिक गुड। इसमें जो यूनिट नंबर 9 है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, इसमें फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक गुड, यानी इन्वायरमेंट क्या है पब्लिक गुड के रूप में, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक गुड। उसके बाद अगला जो रहेगा हमारा मार्केट फेलियर क्या है, मार्केट फेलियर के बारे में जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे आपका कॉस्ट थ्योरम, कॉस्ट थ्योरम क्या है इसके बारे में जानेंगे। और जो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कंपनसेशन क्राइटेरिया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कंपनसेशन क्राइटेरिया। और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन यानी माल्थस की थ्योरी, अलग अलग प्रकार की जो थ्योरी, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड मेजर ऑफ फर्टिलिटी, मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, इसके बारे में फर्टिलिटी मोर्बिडिटी क्या है, मोर्टालिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, एज स्ट्रक्चर और डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के बारे में जानेंगे। लाइफ टेबल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद माइग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, अगला है आपका इंडियन इकोनॉमी, यूनिट नंबर 10 और लास्ट जो यूनिट है UGC नेट का वो है इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, यानी कि पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, यानी कि हम इंडियन इकोनॉमी में जानेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, इंडिया में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से कर रही है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसीज रिस्पॉन्सिवनेस। और इसके बाद जो है हम जानेंगे इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रक्चर है ऑफ ग्रोथ में, मेजर चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिसीज और रिस्पॉन्सिवनेस क्या हैं। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका रूरल डेवलपमेंट, सर्विस रहेगा। सर्विस में जो है हम पैटर्न ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ जानेंगे, मेजर चैलेंजेस एंड पॉलिसीज रिस्पॉन्सिवनेस, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगला जो रहेगा वो रहेगा आपका रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में हम जानेंगे
क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, पॉलिसी रिस्पॉन्सनेस, अर्बन डेवलपमेंट, वही इशू, चैलेंजेस एंड पॉलिसी रिस्पॉन्सनेस, फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल ट्रेड पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिजिकल एंड सोशल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रिफॉर्म्स इन लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। अगला हम जानेंगे लैंड रिफॉर्म्स एंड लेबर एंड कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो अगला रहेगा आपका सेंटर और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंस कमीशन का क्या रिलेशन है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप एंड फाइनेंस कमीशन के बीच में किस प्रकार से रिलेशन है, और FRBM एक्ट के बारे में जानेंगे, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला हम जानेंगे पॉवर्टी क्या है, इनइक्वालिटी कैसे होती है, कैसे मेजर किया जाता है, इसके क्या कारण हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ scarcity and its implication for the use of resources, production of goods and service, growth of production and welfare over time, and a great variety of other complex issue of vital concern to society। यानी अर्थशास्त्र संसाधनों के उपयोग, यूज ऑफ रिसोर्सेज, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन यानी गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड उन गुड्स एंड सर्विस का जो है किस प्रकार से ग्रोथ होती है, और समय के साथ साथ जो है किस प्रकार से जो है सोसाइटी का वेलफेयर होता है यानी कल्याण होता है, और समाज के लिए महत्वपूर्ण चिंता के अन्य जटिल मुद्दों की बड़ी विविधता का अध्ययन है। यानी कि समाज का किस प्रकार से कल्याण होगा, इसका जो है अध्ययन है इस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ओवर टाइम, एंड ए ग्रेट वेराइटी ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ वाइटल कंसर्न टू सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक ओइकोनोमिया। दो इकोनॉमिक्स का जो टर्म है वो ग्रीक वर्ण से लिया गया है, ओइकोनोमिया से, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड, यानी किस प्रकार से हम घर का प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड, एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करते हैं। यानी अर्थशास्त्र शब्द जो है प्राचीन ग्रीक ओइकोनोमिया एक घर का प्रबंधन है, प्रशासन से आया है। ओइकोनोमिया जो है दो वर्णों से मिलकर बना है, ओइकोस यानी घर प्लस नोमोस यानी कस्टम या कानून, यानी घर का नियम, यानी हम कह सकते हैं कि ओइकोनोमिया का मतलब होता है कि घर का नियम या घर का कानून, कि हम घर को कैसे किस प्रकार से चला दें, यही जो है इकोनॉमिक्स दर्शाता है। अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन दी, इसके बारे में जानेंगे। अगर बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की तो वो थे आपका एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ को जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने 1776 में यानी कि 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक पब्लिश किया था।
इसी की वजह से जो है इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी, एडम स्मिथ का कहना है कि क्या इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ ए कंट्री एंड इट्स ग्रोथ। यानी कि एडम स्मिथ जी का कहना है कि अर्थशास्त्र जो है उन कारकों की जांच है, यानी उन फैक्टर ऑफ इंक्वायरी है जो किसी देश की संपत्ति और उसके विकास को निर्धारित करती है। क्या करती है? किसी देश की संपत्ति और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा उसको डिटरमाइन करती है। ये कहना है आपका एडम स्मिथ साहब का। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जे.एस. मिल। जे.एस. मिल का कहना है कि इकोनॉमिक्स इज द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्या है? अर्थशास्त्र धन के उत्पादन और वितरण, यानी कि उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को इस प्रकार से समझा कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का या संपत्ति का किस प्रकार से जो है प्रोडक्शन उत्पादन होगा और उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यह कहना है जे.एस. मिल का। एंड अगले हैं आपका लॉर्ड रॉबिन्सन। लॉर्ड रॉबिन्सन ने जो है 1932 में जो है यह डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की। उनका कहना है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो क्या करता है? ह्यूमन बिहेवियर को अध्ययन करता है। एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्कार्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूज, यानी कि जो साधन और दुर्लभ साधनों के बीच उनके जो है वैकल्पिक प्रयोग के बीच जो है संबंध को दर्शाता है। यानी कि लॉर्ड रॉबिन्सन का कहना है 1932 में कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, लक्ष्य और दुर्लभ साधनों के बीच संबंध के रूप में अध्ययन करता है जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, यानी अल्टरनेटिव यूज होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विस का, उसका ही अध्ययन करता है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर का। और जे.एस. मिल का कहना है कि वेल्थ को किस प्रकार से प्रोडक्शन किया जाए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और ह्यूमन बिहेवियर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लॉर्ड रॉबिन्सन ने। और अकॉर्डिंग टू एलन, एलन ने दिया था 1977 में। उनका कहना है कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, एलन का कहना है साइंस दैट एनालाइज एंड डिस्क्राइब द consequences of choices made concerning scarce productive resources। एलन 1977 के अनुसार जो है अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो दुर्लभ उत्पादक संसाधनों से संबंधित विकल्पों के परिणामों का विश्लेषण और वर्णन करता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपुल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल 1819 में उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया मार्शल ने कि अर्थशास्त्र जो है जीवन के सामान्य व्यवसाय में लोगों का अध्ययन है। जीवन के सामान्य व्यवसाय में लोगों का अध्ययन है। 1890 में दिया था उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपुल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म्स इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है आपका इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रेगनर फ्रिश, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे कौन? रेगनर फ्रिश। उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को डिवाइडेड द इकोनॉमिक्स इनटू 2 पार्ट, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड किया था इकोनॉमिक्स को। किसने? रेगनर फ्रिश ने। कब? 1933 में।
1933 में जो है इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन 2 पार्ट हैं? नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। नॉर्वेजियन अर्थशास्त्र रैग्नर फ्रिस्क ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, सूक्ष्म अर्थ मतलब कि जो अर्थव्यवस्था के एक पार्ट का अध्ययन करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका मतलब होता है कि जो अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पार्ट का अध्ययन करता है, जैसे नेशनल इनकम का, ठीक है, इसका। और ये व्यष्टि अर्थशास्त्र पर कैपिटा इनकम है। और ही वॉन फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स अलोंग विथ जैन टिर्बेजन इन 1969, यानी कि 1969 में जो है जो फर्स्ट इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज विन किया था वो किया था आपका जैन टिर्बेजन ने। किसने किया था? जैन टिर्बेजन ने 1969 में विन किया था फर्स्ट इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। और उसके बाद आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स बिफोर 1933, इकोनॉमिक्स बिफोर 1933, यानी इकोनॉमिक्स जो है 1933 से जो पहले इस प्रकार से इकोनॉमिक्स था, पूरी होल इकोनॉमी थी। फिर रैग्नर फ्रिस्क साहब आए थे, रैग्नर फ्रिस्क ने जो है 1933 में क्या करा? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 पार्टों में जो है इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया। अब बात करेंगे आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी सकारात्मक और सामान्य अर्थशास्त्र, यानी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ए पॉजिटिव साइंस इज वन दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो यह जो है रिलेशनशिप दर्शाता है 2 वेरिएबल के बीच में, बट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। 2 चरों के बीच जो है वैल्यू जो है क्या बताता है? रिलेशनशिप्स को बताता है। और उसके बाद लेकिन वैल्यू जजमेंट नहीं देता, मूल्यगत निर्णय नहीं देता है। इट स्टेट्स व्हाट इज, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो है कि व्हाट इज यानी क्या है। इट डील विथ फैक्ट अबाउट द एंटायर इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में तथ्यों से संबंधित है। यह जो है अबाउट फैक्ट द एंटायर इकोनॉमी, यानी पूरी इकोनॉमी के अंतर्गत जो है तथ्यों से संबंधित है, घटनाओं से संबंधित है। व्हाट इज क्या है, लेकिन यह जो है वैल्यू जजमेंट यानी वैल्यू जजमेंट नहीं देता है, मूल्यगत निर्णय नहीं देता है। आप देख सकते हैं कि सकारात्मक अर्थशास्त्र एक वह विज्ञान है जो 2 चर के बीच संबंधों का अध्ययन करता है लेकिन कोई मूल्यगत निर्णय नहीं देता है। यानी यह बताता है कि क्या है, व्हाट इज क्या है के बारे में बताए। यह पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में तथ्यों से संबंधित नहीं, फैक्ट से संबंधित है। और उसके बाद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में यानी सामान्य अर्थशास्त्र की बात करें तो यह जो है एज ए नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक पासेस वैल्यू जजमेंट, यानी कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो वैल्यू जजमेंट को पास करता है, वैल्यू जजमेंट को पास करता है। यह बताता है जो इसका जो स्टेटमेंट होता है, यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट क्या है कि व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। इट इज कंसर्न विथ इकोनॉमिक्स गोल एंड पॉलिसीज टू अटेंड दिस गोल, यानी कि यह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक लक्ष्यों और नीतियों से संबंधित है। यानी कि क्या होना चाहिए, इस लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त करना है और कौन कौन सी नीतियां यानी पॉलिसीज होनी चाहिए, इसके बारे में स्टडी करता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो मेजर डिफरेंस है वो हमने बात कर लिया है। फिर भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ इकोनॉमिक इश्यू और इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है विथ इश्यू इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट,
और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है विथ ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी कि ओपिनियन, क्या ओपिनियन है इकोनॉमिस्ट का, क्या कहना है रिलेटेड टू इशू ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इशू हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और उसके क्या क्या प्रॉब्लम है, इस पे जो है डिपेंड है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से संबंधित है। एंड सेकंड रहेगा आपका, वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। स्टेटमेंट की अगर बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका स्टेटमेंट है व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। क्या है, व्हाट वाज क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए, व्हाट वुड बी। और स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमी यानी सामान्य अर्थशास्त्र की बात करें, ये है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, इससे संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं आपका स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दिस मे बी ट्रूथ और फॉल्स। यानी कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये जो है कोई आवश्यकता नहीं है कि यह ट्रू हो, द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, जो इसका जो स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है, लेकिन यह जो है ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि somebody says population of India is more than the population of China। somebody कहना, कुछ व्यक्तियों का कहना है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मोर है देन चाइना से। इट इज डेफिनेटली ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट इट इज रॉन्ग वंस कैन वेरीफाई इट। क्योंकि यह रॉन्ग है, क्योंकि इसको जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वेरीफाई कर रहा है। यह जो है ट्रू और फॉल्स बूथ हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, आपका क्या कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। उसके बाद बात करते हैं आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है उसका जो स्टेटमेंट है वो है आपका कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स। इसको जो है ट्रू और फॉल्स नहीं कर सकते। दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व ओपिनियन ओनली। यह जो है सिर्फ एक ओपिनियन, हमारी क्या मान्यताएं हैं, हमारी क्या जो है ओपिनियन है, इस पर ही जो है डिपेंड करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। somebody say that old age pension should be stopped, it is just an opinion। बल्कि somebody का कहना है कि ओल्ड एज पेंशन को जो है स्टॉप कर देना चाहिए। ये क्या है, एक ओपिनियन है। अगर बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, फैक्ट एंड फिगर एज एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। फैक्ट एंड फिगर जो है एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर वेरीफाइबल किया जाता है आपका फॉर ट्रूथ के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स है वो डज नॉट कर सकता इन्वॉल्व इन वैल्यू जजमेंट, यानी मूल्यगत निर्णय नहीं देता है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, यानी जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो इन्वॉल्व करता है आपका वैल्यू जजमेंट को। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। कौन कौन से हैं? 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है। What to produce, how to produce and for whom to produce। What to produce यानी कितनी उत्पादन का जो है a major problem before a country is to decided what commodities should be produced and in what quantity with the limited resources at the command, here command। यानी कि किसी देश के सामने एक बड़ी समस्या यह तय करना है कि
उसके पास सीमित संसाधनों के साथ किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए। किसी भी देश की सेंट्रल समस्या है कि उसके पास जो है रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में जो है किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कौन कौन से गुड, कैपिटल गुड या और जो है कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड का उत्पादन करना है, और कितनी मात्रा, व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में जो है इनका प्रोडक्शन करना है। इट हैज़ टू मेक चॉइस अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड इंस्टेंसेस। इससे जो है विभिन्न प्रकार के वस्तुओं में से चुनाव करना पड़ता है। इसे जो है इट हैज़ टू मेक चॉइस अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड इंस्टेंसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स में से चॉइस करना पड़ता है। चॉइस बिटवीन कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड, यानी कि हमें जो है कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कंजप्शन गुड का या कैपिटल गुड का या मास गुड और लग्जरी गुड या विलासिता की वस्तुएं, और उसके बाद प्राइवेट गुड का करना है या पब्लिक गुड का प्रोडक्शन करना है। ये जो है किसी भी इकोनॉमी में जो है मेन प्रॉब्लम होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कौन कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में करना है। दूसरा रहता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, यानी किस प्रकार से इन गुड्स को जो है प्रोड्यूस करना है। द सेकंड मेजर प्रॉब्लम बिफोर ए कंट्री इज टू डिसाइडेड द मैनर इन विच गुड एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, यानी कि कौन से गुड को प्रोड्यूस करना। इन अदर वर्ड द प्रॉब्लम इज टू डिसाइडेड बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कौन कौन से टेक्निक जो है यूज किया जाता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इन प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में जो है कौन सी टेक्निक यूज किया जाए। When the proportion of labor is high, when किसी भी कंट्री में जो है proportion of labor is high, it is labor intensive technique, यानी किसी भी कंट्री में अगर जो है लेबर मोर है, लेबर हाई है, तो वो है जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेगा। एंड when the proportion of capital is high, यानी कि जैसे किसी भी कंट्री में जो है कैपिटल हाई है तो इट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जो है इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है और यूएसए जो है एक कैपिटल इंटेंसिव जो है कंट्री है। तो इंडिया क्या करेगा कि लेबर को अधिक से अधिक लगा के जो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो है क्या करेगा, उनको जो है प्रोड्यूस करेगा, और जो है क्या कहते हैं यूएसए जो है वो क्या करेगा आपका कैपिटल इंटेंसिव, यानी कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा लगा के कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगा। यानी कि जब श्रम का